हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, ठीक है। और इसमें हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से पुर्तगाल से चलकर भारत आता है और यहाँ से व्यापार करके वापस पुर्तगाल लौट जाता है। और इस व्यापार में 60 गुना का फायदा होता है। इससे देखते हुए पुर्तगाल के शासक है वो बहुत सारे गवर्नर को बनाकर भारत भेजता है, जिसमें से फ्रांसिस्को द अल्मोडा हो गया, अल्फांसो द अल्बुकर्क हो गया, फिर नीनो डी कूना हो गया। और भी बहुत सारे गवर्नर होते हैं, लेकिन ये तीनों उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स में यानी बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, बिहार दरोगा हो गया या फिर बिहार सचिवालय हो गया, ये सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। जो आता है तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पहला पॉइंट है, पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाल और स्पेन, यानी पुर्तगाल में देख लिया जाए तो वास्को डी गामा और स्पेन में देख लिया जाए तो कोलंबस। तो पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। यही दोनों देश सबसे पहले भौगोलिक खोजों को आरंभ किया था, ठीक है। तो पुर्तगाल से कौन था? वास्को डी गामा था। और स्पेन से कौन था? कोलंबस था, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी नेविगेटर। हम लोग हेनरी नेविगेटर के बारे में पढ़ चुके होंगे, यानी पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी नेविगेटर के प्रयासों से भौगोलिक खोजों का अभियान शुरू हुआ था। यानी जो पुर्तगाल का जो राजकुमार था हेनरी नेविगेटर, तो हम लोग हेनरी के बारे में पढ़ चुके थे कि जैसे ही हेनरी यहाँ से यानी यूरोप से चलकर जैसे ही भारत आता है, लेकिन अफ्रीका तट के पास यहाँ पर बीच में ही क्या होता है, वो कंफ्यूज में पड़ जाता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है। तो फिर क्या करता है, ये वापस पुर्तगाल लौट जाता है, ठीक है। तो हेनरी नेविगेटर के प्रयासों से भौगोलिक खोजों का अभियान शुरू हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तरमासा अंतरीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा है। यानी बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तरमासा अंतरीप, हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ अफ्रीका का ये नीचे वाला तट है ये, ठीक है। तो उत्तरमासा अंतरीप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने। और उसको क्या नाम दिया था? वो तूफानी अंतरीप। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ है, तूफानी अंतरीप। तो याद रखिएगा, इसको क्या नाम दिया था? तूफानी अंतरीप। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के खोज पर निकला था। यानी 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के खोज पर निकला था। हम लोग पढ़ चुके थे, वो भी यहाँ पर आता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि भारत इधर है कि इधर है, लेकिन वो गलती से कहाँ चला जाता है? इधर चला जाता है और वो अमेरिका की खोज कर डालता है, ठीक है। तो 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के खोज पर निकला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर डाली, ठीक है। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए हम लोग आ जाते हैं, अब पुर्तगाल के बारे में आ जाते हैं। यानी यूरोपीय देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। यानी जो ये यूरोप वाला पोर्शन है, ये यानी यूरोप का ये जो पोर्शन है, यहाँ से सबसे पहले कौन आए थे? यूरोपीय देशों में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली भारत आए थे। तो इसको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी बने हैं और आगे भी संभावना बनती है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, ठीक है। यानी जो वास्को डी गामा था, ये पुर्तगाल के जो शासक था उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। अगला पॉइंट है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा उत्तरमासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचने में सफलता पाता है वो, ठीक है। अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा ने गुजरात के व्यापारी अब्दुल मानीद या माजिद के सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप
कप्पक डाबू है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? कप्पक डाबू नामक स्थान पर अपना बेड़ा डालता है। यानी वास्को डी गामा सबसे पहले चलकर आता है तो कालीकट, यानी कालीकट का एक बंदरगाह होता है, उसका नाम है कप्पक डाबू, वहां पर अपना बेड़ा को डालता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कालीकट के हिंदू शासक यानी हिंदू राजा जोमोरिन था। उस समय वहां का कालीकट का हिंदू राजा कौन था? जोमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत करता है। वास्को डी गामा वहां से काली मिर्च तथा अन्य प्रकार की जड़ी बूटी लेकर पुर्तगाल वापस गया और उसे इससे 60 गुना का फायदा हुआ, यानी लाभ होता है। यहाँ से कालीकट से जब वो वापस वो पुर्तगाल लौटता है काली मिर्च और बहुत सारे जड़ी बूटी को लेकर, तो उसको इस व्यापार में 60 गुना का फायदा होता है। अगला पॉइंट है 1502 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्रोल, इसको ध्यान में रखना ये नाम को, यहां से क्वेश्चंस बने हैं। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्रोल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचता है। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जोमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। ठीक है, पेड्रो अल्वा केब्रोल ये दूसरा पुर्तगाली अभियान था। ठीक है, इसने एक अरब का जहाज को पकड़कर उसको यानी जोमोरिन को क्या किया था? उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट दे दिया था उसको। ठीक है, जिससे जोमोरिन उससे खुश हो गया था पेड्रो अल्वा केब्रोल से। अगला पॉइंट है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। हम लोग पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। पहली बार 1498 में आता है, फिर उसके 4 साल बाद फिर वापस वो भारत आता है 1502 ईस्वी में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी 1503 ईस्वी। ये डेट ध्यान रखना है और ये जगह का नाम याद रखना है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा 1505 ईस्वी में कुन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये पुर्तगालियों की फैक्ट्री है। ठीक है, पहली 1503 ईस्वी में कोचीन में और दूसरी 1505 ईस्वी में कुन्नूर में स्थापित की थी। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं पुर्तगाली गवर्नर, यानी जो वायसराय बनाकर भेजे गए थे। तो पहले है फ्रांसिस्को द अल्मोडा, यानी फ्रांसिस्को द अल्मोडा का कार्यकाल होता है ये 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक। तो वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, यानी पहले पुर्तगाली गवर्नर है जिनको भारत में भेजा गया था। ठीक है, उनका नाम क्या है? फ्रांसिस्को द अल्मोडा। अल्मोडा का मूल उद्देश्य हिंद महासागर में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। ठीक है, यानी अल्मोडा का मूल उद्देश्य क्या था? कि हिंद महासागर में हम शांतिपूर्ण ढंग से और अकेले व्यापार करें। उसकी यह नीति शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। उसकी यह नीति क्या कहलाती है? शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, यही नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं और आगे भी संभावना बनती है कि क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट 1508 ईस्वी में अल्मोडा तथा गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये तीनों नाम याद रखना है, गुजरात, मिस्र और तुर्की। यानी 1508 ईस्वी में अल्मोडा तथा गुजरात, मिस्र और तुर्की के मध्य चौल का युद्ध होता है। यानी गुजरात, मिस्र और तुर्की और अल्मोडा जो अकेले होता है उसके साथ चौल का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि अल्मोडा इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में जो अल्मोडा का जो बेटा होता है वो मारा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध होता है। ये सब थोड़ा सा याद रखना है, प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चंस आप लोग को थोड़ा डेट भी याद रखना होगा। ठीक है, और उस जगह का नाम भी याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भी अल्मोडा और गुजरात, मिस्र और तुर्की, यानी इस युद्ध में भी अल्मोडा अकेले था और उसके साथ जो लड़ाई किए थे वो थे गुजरात, मिस्र और तुर्की, इनके बीच होता है और इस युद्ध में अल्मोडा की जीत हो जाती है। ठीक है, पहला युद्ध चौल का युद्ध अल्मोडा हार जाता है, लेकिन दीव का युद्ध अल्मोडा जीत जाता है। ठीक है, तो अल्मोडा से काफी है, प्रीलिम्स के हिसाब से इतना काफी है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगला जो गवर्नर बनता है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क,
यानी 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक रहता है ये। तो अल्मोड़ा के बाद दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क बनता है, ठीक है। अल्बुकर्क ने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। इसको ध्यान में रखना है, कोचीन क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हैं यहाँ से। यानी अल्बुकर्क ने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था। अगला पॉइंट, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी जो अल्बुकर्क है इसको पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट, 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, इस नाम को ध्यान रखिएगा आप लोग, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, ठीक है। यानी 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अगला पॉइंट, अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चंस पिछला बार यूपीएससी में भी बनाया है, ठीक है। यानी अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में, ध्यान रखिएगा इसको, जगह का नाम है भटकल, भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। यानी विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उनसे भटकल में एक किला बनाने का आदेश वो प्राप्त कर लिया था। अगला पॉइंट, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, यानी जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मंडी था ये, हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ये यहाँ पर था, दक्षिण पूर्वी एशिया का मंडी जो मलक्का है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तथा फारस की खाड़ी स्थित होर्मुज, इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, फारस की खाड़ी स्थित होर्मुज पर 1515 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। यानी मलक्का पर 1511 तथा होर्मुज पर 1515 में ये अल्फांसो द अल्बुकर्क ने दोनों पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो अल्बुकर्क था अपने क्षेत्र में, यानी जहां पर उसका शासन चलता था, उसके अगल बगल के एरिया में मतलब जो सती प्रथा था उसको समाप्त कर दिया था। लेकिन अल्बुकर्क के मरते ही फिर से ये क्या हुआ था, बहाल हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट, 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क के शासनकाल में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया था, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। यानी अल्बुकर्क के ही शासनकाल में प्रथम चर्च का निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था, सेंट जेवियर चर्च, ठीक है। अगला पॉइंट है, अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में हम अपना अस्थायी बस्ती बसाए, यानी भारतीयों को पूरा हम क्या करें, ईसाई में तब्दील कर दें। इसी के लिए अपने सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने पर जोर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अल्बुकर्क भारत में मंदिर और मस्जिद दोनों को तोड़वाता है, जिससे लोगों में नफरत की भावना पैदा हो। यानी अल्बुकर्क क्या करता है कि भारत में जो भी मंदिर और मस्जिद रहते हैं वो दोनों को क्या करता है, वो तोड़ने का आदेश देता है। इसका कारण यही है कि वो भारत में क्या करे, यानी नफरत की भावना फैला दो, यानी हिंदू और मुस्लिम क्या करे, आपस में लड़ जाए, ठीक है। यही उसका मेन मकसद था। चलिए, तो अल्बुकर्क से इतना क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। अगला गवर्नर जो आता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा होता है जिसका शासनकाल होता है 1529 से लेकर 1538 तक, ठीक है। तो इसने यानी नीनो डी कुन्हा ने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। यानी कोचीन राजधानी किसने बनाया था, अल्बुकर्क ने बनाया था, लेकिन नीनो डी कुन्हा कोचीन से कहां ले जाता है, अपने मुख्यालय को कहां बनाता है, वो गोवा बनाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, कुन्हा ने 1534 ईस्वी में बेसिन पर, ध्यान रखिएगा, तथा 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। यानी 1534 ईस्वी में कुन्हा ने बेसिन पर अधिकार किया तथा 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। अगला पॉइंट है, बेसिन को लेकर पुर्तगाली और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच समझौता हो जाता है, लेकिन वहां पर दीवार खड़ा करने के प्रश्न पर बहादुर शाह का पुर्तगालियों से झगड़ा हो जाता है। यानी
बेसिन पर क्या होता है कि बहादुर शाह यानी जो गुजरात के शासक था वो और पुर्तगालियों के बीच क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। लेकिन बाद में वहां पर ये बहादुर शाह एक दीवार खड़ा करना चाहता था, ये हम अपना क्या करेंगे, दीवार खड़ा करेंगे, और उसी को लेकर उसे पुर्तगालियों से झगड़ा हो जाता है और कहा जाता है कि उसी दीवार पर से गिरकर वो समुद्र में डूब जाता है बहादुर शाह। ठीक है, अब देखिए पुर्तगालियों से थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या और क्वेश्चंस बनते हैं। तो पुर्तगाली अपने आप को सागर स्वामी कहते थे, अपने आप को क्या कहते थे, सागर स्वामी, क्योंकि आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, और उस पर क्या किए थे वो लोग, एक छत्र अधिकार कर लिए थे। व्यापार करने के लिए क्या किए थे, एक छत्र अधिकार की, जो भी व्यापार करेंगे यहाँ से हम ही करेंगे, बाकी किसी को इजाजत नहीं होगी। ठीक है, तो अपने आप को क्या कहा करते थे वो, सागर स्वामी कहते थे। अगला पॉइंट, पुर्तगालियों का पतन का कारण धार्मिक असहिष्णुता भी था। ठीक है, यानी पुर्तगालियों का पतन का जो कारण था वो धार्मिक असहिष्णुता भी था, क्योंकि अभी भी हम लोग पढ़े हैं अभी कि वो हिंदू मुस्लिम में क्या करते थे, मतलब सोचते थे कि दोनों को क्या करें, लड़वा दे। ठीक है, जिसे नफरत फैले। अगला पॉइंट, पुर्तगालियों का कार्टेज आर्मेडा काफिला भी पतन का कारण बना। एक और था कार्टेज आर्मेडा काफिला, जिसकी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिटेल से इसके बारे में मैंने चर्चा की है। ठीक है, तो आप लोग पिछला क्लास देख लीजिएगा जिसमें कार्टेज आर्मेडा काफिला के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहां से क्वेश्चन सचिवालय सहायक में बना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, ध्यान रखिएगा ये नाम कौन है, मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। यानी 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर जो था मार्टिन डिसूजा, उसके साथ प्रसिद्ध संत जो थे संत जेवियर थे, वो भारत आए थे। ठीक है, 1580 ईस्वी में स्पेन के द्वारा पुर्तगाल का अधिग्रहण हो जाता है। यानी पुर्तगाली इसलिए भी कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि 1580 ईस्वी में स्पेन के द्वारा इनका अधिग्रहण हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पुर्तगालियों का भारत में योगदान। हम लोग इसके बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यानी भारत में योगदान में खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ में हम लोग देख चुके थे, आलू हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, काजू हो गया, मक्का हो गया, तंबाकू हो गया। ये किसकी देन है, तो ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, और हम लोग ये इसके बारे में भी देखे थे, प्रिंटिंग प्रेस, यानी प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की ही देन है। और दूसरा स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम लोग पढ़े थे, गोथिक स्थापत्य कला, ये भी पुर्तगाली का ही देन है। ठीक है, और एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यानी जो फैक्ट्री बनाने की जो पद्धति थी वो पुर्तगाली मतलब जो लाए थे, वो सबसे पहले वो इटली से सीखे थे। यानी इटली वासियों से पुर्तगाली ने फैक्ट्री बनाने की, जो फैक्ट्री होती है ना, वो बनाने की कला उन्हीं से सीखे थे, इटली वासियों से सीखे थे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा जितना अभी तक मैंने बताया है। ठीक है, और यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।